Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, देहरादून। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 6 करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में। आपको एक हल्का सा आइडिया इन सबका होगा, जैसे कि गैल्वेनोमीटर का बेसिक पर्पस क्या होता है, टू डिटेक्ट करंट्स। उसी तरीके से एमीटर का बेसिक पर्पस क्या होता है, टू मेजर करंट्स। और वोल्ट मीटर का क्या फंक्शन होता है, वोल्ट मीटर का बेसिकली फंक्शन होता है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर कर सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ करंट के लिए यूजफुल नहीं होता है। तो चलिए पहले लेकिन बात करते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर की। इट इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट स्मॉल करंट्स, है ना। बेसिक पर्पस तो इसका डिटेक्शन है। इट हैज अ पॉइंटर कनेक्टेड टू अ कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यहाँ पर जैसा कि हम लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं आप, है ना, यहाँ पर किस तरीके से एक क्या कनेक्टेड है, एक पॉइंटर कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड टू अ कॉइल। और ये जो कॉइल है ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपोज्ड है ना। ये पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर का डायग्राम है, और ये जो दूसरा डायग्राम है ये इसका टॉप व्यू है ना। टॉप व्यू इस तरीके से आपको ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो होता क्या है यहाँ पर कि हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके रखते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, आपको दिख रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ पर होता है। और वैसे तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे, पर अभी आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि बेसिकली होता है यहाँ पर क्या है कि जब इस कॉइल में, है ना, जो ये कॉइल है, जो इस आपको दिख रहा होगा कि सिलेंड्रिकल, ये जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर इस तरीके से वाउंड है ये जो वायर, इसमें एक्चुअली हम लोग करंट भेजते हैं। करंट भेजने के कारण क्या होता है आप लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर ये करंट कैरिंग लूप जो है ना, ये अगर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपोज होती है तो उस पर टॉर्क लगता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। क्या होता है कि अगर मान लीजिए इस तरीके से एक हमारे पास कॉइल है, कॉइल को कैसे बांधा गया है यहाँ पर, इस तरीके से बांधा गया जैसे कि आपको एक रेक्टेंगुलर लूप मिल रही हो। तो बेसिकली पढ़ना क्या है आपको अगले चैप्टर में कि जब एक लूप होती है ना, उसमें करंट फ्लो कर रहा होता है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आप उसको एक्सपोज करवाए ना, मैग्नेटिक फील्ड से आप अगर उसे एक्सपोज करवाए तो उस पर टॉर्क लग सकता है। तो वही चीज यहां पर भी होती है। तो ये घूमने की कोशिश करता है किसके कारण, इस टॉर्क के कारण। लेकिन यहां पर एक और चीज होती है, ये जो पॉइंटर है ये इस तरीके से हेलिकल स्प्रिंग से अटैच्ड भी रहता है, जिसके कारण जब ये घूमता है तो स्प्रिंग का इलोंगेशन होता है, जिसके कारण स्प्रिंग इसे वापस से रिस्टोर करना चाहती है। तो ये दो चीजें यहां पर होती है ना, एक तो टॉर्क जो इसे घुमाना चाह रहा है, और एक दूसरा टॉर्क स्प्रिंग का जो इसे क्या करना चाह रहा है, रिस्टोर करना चाहता है। क्लियर है ये बात। तो आइए देखते हैं आगे। When a current is passed through it, its pointer shows deflection। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हम लोग करंट भेजेंगे तो ये भी आप लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट होता है ना, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है उस पर टॉर्क लगाती है। और वही यहाँ पर लिखा है, द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू करंट पासेस, है ना। तो जितना ज्यादा करंट पास करेगा इस लूप से, उतना ज्यादा वो क्या फील करेगा, टॉर्क फील करेगा। और जितना ज्यादा टॉर्क फील करेगा उतना ही ज्यादा वो घूमेगा, है ना। और जो छिपी हुई बात है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स अ टॉर्क ऑन द कॉइल दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, है ना। टॉर्क भी किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के प्रोपोर्शनल है। As the coil turns, the spring exerts a restoring torque that is proportional to angular displacement। और जिस भी एंगल पर जाकर के क्या होता है कि जो रिस्टोरिंग टॉर्क है ना, वो किसके बराबर हो जाता है, जो अप्लाइड टॉर्क है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उस जगह पर पॉइंटर जाकर के रुक जाता है, ताकि हमारे को उस हिसाब से अपने को रीडिंग मिल सके, है ना। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर कैलिब्रेट कर देते हैं। कैलिब्रेट करने का मतलब क्या हुआ कि हमें ये तो पता है ना कि जितना ज्यादा करंट है उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन शो होगा। तो मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन के हिसाब से मैंने कैलकुलेट करा कि करंट कितना होता है। करंट लेटर से कि ये जो डायग्राम है इसके हिसाब से समथिंग मोर देन 0.5 0.6 कह लीजिए, है ना, अराउंड 0.6 मिली एम्पियर के अराउंड करंट यहाँ पर आता है अगर इतना डिफ्लेक्शन हो। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, कैलिब्रेट कर देते हैं इसे, ठीक है, ताकि डिपेंडिंग अपॉन द फ्लक्चुएशन एंगल हम लोग और भी बाकी एंगल्स के हिसाब से हम लोग करंट को मेजर कर सकें, है ना। तो यहां पर देखिए इस वाले डायग्राम में क्या दिया हुआ है कि मैक्सिमम में कितना करंट देख सकता है, 1 मिली एम्पियर। मतलब कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये कितना करंट अलाउ करेगा, 1 मिली एम्पियर।
तो गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा करंट अलाउ नहीं करता है, ज्यादा करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर खराब भी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अपने को थोड़ा केयरफुल रहना होता है गैल्वेनोमीटर को लेकर के कि उसके थ्रू बहुत हाई करंट फ्लो नहीं होने देना है। जैसे कि यहां पर देखिए लिखा हुआ है फॉर द गिवन गैल्वेनोमीटर IG इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। IG का मतलब क्या हो गया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, है ना, कि मतलब कि जब 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगा तब ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा। और आप देख रहे होंगे कि दो तरफ 1 मिली एम्पियर लिखा है, तो वो डायरेक्शन के लिए है ना, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, किस तरीके से उस रेक्टेंगुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा है उसके हिसाब से जो है यहाँ पर डिफ्लेक्शन होता है। क्लियर है ये बात। तो इसको कहते हैं हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड इन डीसी सर्किट्स जनरली। एसी सर्किट में क्यों नहीं यूज करते, वहां पर क्या करते हैं, वो सारी चर्चा हम लोग करेंगे एक नए चैप्टर में जो काफी लेट से आएगा, उसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना। तो अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग बात सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में करेंगे, डीसी सर्किट्स के बारे में, डायरेक्ट करंट वाले सर्किट्स के बारे में। इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जैसा मैंने आपको बताया, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, मतलब कि I इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसे कहते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और इसको जनरली K से डिनोट करते हैं। तो जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा थीटा होगा। गैल्वेनोमीटर हैज सम इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स एंड इज नोन एज गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। ये तो होना ही था क्योंकि वायर है, वायर में करंट जा रहा है, तो बेसिकली चाहे आप कैसा भी वायर ले लें उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो आएगा ही ना। तो उसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, और जनरली उसे डिनोट करते हैं कैपिटल G से। क्लियर है यहां तक बात। तो जितना मैंने आपको बताया गैल्वेनोमीटर के बारे में उतना आपके लिए फिलहाल सफिशिएंट है। और भी चर्चा करेंगे लेकिन वो एक नए चैप्टर में, उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं करंट सेंसिटिविटी की, है ना। जैसा कि नाम ही बता रहा है कि ये करंट है ना कितना ये सेंसिटिव अपैरेटस है उसके बारे में अपने को बताता है। और सेंसिटिविटी किसके रेस्पेक्ट में हो रही है, करंट के रेस्पेक्ट में। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड टू द करंट अप्लाइड टू द गैल्वेनोमीटर। मतलब कि करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा अपॉन I। अब आप सोचिए कि अगर आप सेम करंट फ्लो करवा रहे हैं और किसी गैल्वेनोमीटर में ज्यादा डिफ्लेक्शन है और आप उतना ही करंट किसी और गैल्वेनोमीटर में फ्लो करवा रहे हैं और उसमें डिफ्लेक्शन क्या आया, कम आया, तो आप क्या कहेंगे, कौन ज्यादा सेंसिटिव है, जिसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है वो ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि उतने ही करंट पे उसका डिफ्लेक्शन क्या आ गया, और भी ज्यादा आ गया। अब देखिए यहाँ पर थीटा अपॉन I है ना, तो थीटा अपॉन I क्या बन जाएगा, 1 अपॉन K बन जाएगा, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि K बराबर क्या होता है, I अपॉन थीटा। तो बेसिकली करंट सेंसिटिविटी क्या आ गया, 1 अपॉन K आ गया। एक और टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट, है ना। इट इज डिफाइंड एज अ करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। तो यूनिट डिफ्लेक्शन जो है वो कितने करंट को सिग्निफाई कर रही है वो एक्चुअली बताता है हमें फिगर ऑफ मेरिट, है ना। और उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1 अपॉन S या फिर I अपॉन थीटा, मतलब कि पर यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए करंट कितना है। और ऑब्वियस है कि ये अगेन किसके बराबर आ जाएगा, K के बराबर आ जाएगा, विच इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और अगली चीज जो हमारे को देखनी वो है सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कि किस तरीके से हम लोग सर्किट में रिप्रेजेंट करेंगे गैल्वेनोमीटर को। तो देखिए हम लोग यहाँ पर शो करते हैं गैल्वेनोमीटर का सिंबल, जो कि इस तरीके से यहाँ पर पॉइंटर के थ्रू दिखाते हैं, और ये शो कर देते हैं कि गैल्वेनोमीटर का जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर हम लोग अलग से शो कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ये पूरा का पूरा बन गया गैल्वेनोमीटर का सर्किट रिप्रेजेंटेशन, जहां पर ये पॉइंटर है और ये क्या है, ये उसका रेजिस्टेंस है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एमीटर। एमीटर क्या होता है, बस एक थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। उसका पर्पस भी ऑलमोस्ट गैल्वेनोमीटर जैसा ही होता है, पर हाँ वो गैल्वेनोमीटर के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके बाहर काम करता है। An ammeter works like a galvanometer. It is used to measure currents. बिल्कुल सही बात है। The difference between galvanometer and ammeter lies in the range of currents that can be measured. अब क्या होता है कि ये जो एमीटर होता है ना, ये अब ज्यादा बड़ी करंट को भी मेजर कर सकता है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो डायग्राम है उसमें यहां से लेकर के ये वाला हिस्सा जो है ये अभी भी पूरा का पूरा कैसा दिख रहा है,
एक गैल्वेनोमीटर जैसा ही दिख रहा है। उसमें क्या एक्स्ट्रा चीज ऐड होती हुई दिखाई दे रही है? आप देख पा रहे हो कि गैल्वेनोमीटर में एक एक्स्ट्रा कुछ ऐड हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं शंट, है ना, SHUNT, है ना। तो बेसिकली शंट का मतलब होता है एक स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो अभी इसके बारे में चर्चा भी करेंगे, पहले आगे देखते हैं थोड़ा। द रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड, द गैल्वेनोमीटर विथ न्यू रेंज इज कॉल्ड एमीटर। तो आइए देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर कैसे होता है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा था? हम लोगों ने अभी तक देखा था कि ये जो कहलाता है, यहां से यहां तक ये जो डॉटेड लाइंस के अंदर है, ये पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर कहलाता है। उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, उसके साथ हमने पैरेलल में एक और छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको कहते हैं शंट। तो अब ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? एमीटर कहलाता है। अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू एमीटर बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टर पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, और ये जो रेजिस्टर है ये क्या कहलाता है? शंट कहलाता है, जो कि होता है स्मॉल रेजिस्टेंस। तो आइए मैं बताता हूं ऐसा करने से फायदा क्या होता है। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए किसी भी सर्किट से लगा हुआ है ना, ये अटैच्ड है पूरा का पूरा सेटअप। इसके इधर क्या है, इसके इधर क्या है, उससे हमें कोई खास मतलब नहीं है। अपने को बेसिकली ए और लेटर से बी पॉइंट के बीच में क्या पता करना था? करंट पता करना था। तो हम लोगों ने यहाँ पर वायर में कट किया और यहाँ पर बीच में क्या इंसर्ट कर दिया? ये पूरा का पूरा सेटअप जिसको हम लोग कहते हैं एमीटर। तो देखिए हो क्या रहा है, ये गैल्वेनोमीटर अभी भी है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं गैल्वेनोमीटर वही है, सब कुछ वही है, बस एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आ गया। तो देखिए होता क्या है, गैल्वेनोमीटर जो है वो हमें पता था कि वो मैक्सिमम करंट कितना अपने अंदर ले सकता है, वो था IG। तो अभी भी हम लोग गैल्वेनोमीटर को उतना ही मैक्सिमम करंट देंगे, इससे ज्यादा करंट देंगे तो गैल्वेनोमीटर खराब हो सकता है। तो इसीलिए गैल्वेनोमीटर को तो हम लोग इतना ही करंट दे रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल करंट आ रहा है इस पूरे के पूरे सेटअप में वो IG से ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि लेटर से कि जो मैक्सिमम करंट आ सकता है इस पूरे के पूरे एमीटर में वो है I, ठीक है। अब ये जो I है ये पूरा का पूरा तो नहीं जा रहा है गैल्वेनोमीटर में, अब वो बट जाएगा, क्योंकि यहां पर उस करंट को दो रास्ते दिख रहे हैं, एक तो वाया जिसमें गैल्वेनोमीटर है और एक वाया एक ऐसा रास्ता जिसमें शंट है ना। शंट जो है वो स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। तो स्मॉल रेजिस्टेंस रखने का रीजन ही यही है कि जो मैक्सिमम पोर्शन है इस करंट I का वो कहां चला जाए? शंट के थ्रू चला जाए। तो जिसके कारण क्या हो, एक कम अमाउंट ऑफ करंट ही इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू जा सके। और अगर मैक्सिमम कंडीशन देखें तो मैक्सिमम केस में क्या हो रहा होगा, लेट अस से कि I आ रहा होगा करंट यहां से, इससे ज्यादा करंट एमीटर भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, है ना। तो लेट अस से कि ये वो मोमेंट है जब एमीटर जो मैक्सिमम करंट हासिल कर सकता है वो है I, वो आ रहा है यहां पर। अब उसका कितना पोर्शन गया इस गैल्वेनोमीटर के अंदर? IG क्या है? ये वो मैक्सिमम करंट है जो गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम अपने अंदर ले सकता है। अब इस केस में आप देखिए कि बचा हुआ करंट I माइनस IG कहां से चला गया? शंट से होकर के चला गया, है ना। तो इस करंट के हिसाब से गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? ये फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि IG जो है वो क्या हो गया? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहां पर आपको याद होगा कि हम लोग कैलिब्रेशन करते थे कि जितना ज्यादा एंगल होगा उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर रीडिंग लगा देते थे ना करंट की। तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग IG के हिसाब से रीडिंग नहीं लगा रहे हैं, ऑल्दो आ रहा है IG ही, लेकिन ये IG जो है ये अगर आप देखा जाए तो उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स तो I है। तो हम लोग इस तरीके से यहां पर रीडिंग लगाते हैं सच दैट कि वो करंट I को डायरेक्टली मेजर कर सके, समझ रहे हैं। और इसके लिए हम लोग बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स यूज करेंगे जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जैसे कि आप देखिए कि अगर मैंने इसे A पॉइंट कहा था, इसे B पॉइंट कहा था, तो A और B के बीच में दो रास्ते हैं करंट के जाने के, एक तो IG वाला रास्ता और एक I माइनस IG वाला रास्ता, दोनों के थ्रू लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम का आना चाहिए, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? IG मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल G, मतलब गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। और यहां पर IG क्या है? ये गैल्वेनोमीटर से पास करने वाला मैक्सिमम करंट है, क्योंकि मैं ये निकालना चाह रहा हूं आखिर कि कैपिटल I जो है ना, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है ना, जो कि एमीटर से पास करने वाला मैक्सिमम करंट कहलाएगा। तो IG इंटू G बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा I माइनस IG
मल्टीप्लाइड बाय एस जो कि शंट है। क्लियर है ये बात? तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ गया, यहां से अपने पास आ गया आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस। तो अब यहां से देखिए अपने पास आई कितना आ गया, आई आ गया हमारे पास आई जी मल्टीप्लाइड बाय जी प्लस एस होल डिवाइडेड बाय एस। तो देखिए आई जो है वो क्या आ रहा है, आई जी के प्रोपोर्शनल आ रहा है। अगर समझ रहे हैं, मतलब जितना करंट गैल्वेनोमीटर में एंटर कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि इनिशियली करंट कितना आ रहा था। इस बार तो मैंने मैक्सिमम रखा, तो मैक्सिमम ऑफ करंट जो एमीटर में एंटर कर सकता है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है मैक्सिमम ऑफ करंट जो गैल्वेनोमीटर में एंटर कर सकता है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल सा केस देखें, है ना, जिसमें मैक्सिमम करंट के से थोड़ी कम वैल्यू करंट आ रही है, तो उस केस में भी जो करंट एमीटर को एंटर करेगा उसी के प्रोपोर्शनल करंट गैल्वेनोमीटर में एंटर कर रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग इस को ना कैलिब्रेट कर देते हैं इस रीडिंग डिवाइस को, जिसको हम लोग रीड करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो हमें ये समझ में आ जाता है अच्छा कि इतना डिफ्लेक्शन है, मतलब आई बेसिकली इतना रहा होगा। जैसे कि हम लोग पहले क्या बोलते थे जब एमीटर में नहीं कन्वर्ट कराए थे कि इतना डिफ्लेक्शन है तो अच्छा उसके हिसाब से आईजी कितना होगा। तो अब यहां पर रीडिंग उसी के हिसाब से चेंज करके हम लोग लिख देते हैं कि अच्छा इतना डिफ्लेक्शन होगा, तो इसका मतलब डायरेक्टली हम लोग आईजी पे कमेंट नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली कमेंट किस पे कर देते हैं, आई पर कमेंट कर देते हैं। क्लियर हुई ये बात? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक गैल्वेनोमीटर को इनटू एन एमीटर। क्लियर हुई बात? अगर आप किसी रैंडम केस को देखना चाह रहे हैं जब लेटर से कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो भी तरीका तो यही रहेगा। हम लोग क्या बोल देंगे, लेटर से कि आई करंट एंटर कर रहा है मीटर में, तो आई मल्टीप्लाइड बाय कितना लिख दें, आई जी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल जी हैज टू बी इक्वल टू आई माइनस आई जी मल्टीप्लाइड बाय एस। यहां पर आई जी क्या है, वो करंट जो गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, आई क्या है, वो करंट जो एमीटर में जा रहा है। लेटर से कि इस बार आई जी और आई मैक्सिमम नहीं है, तो भी तो यही रिलेशन आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा हमारे पास, आई जी इंटू जी बराबर आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस। तो यहां से देखिए अपने पास आई जी कितना आ जा रहा है, आई जी आ जा रहा है आई इंटू एस होल डिवाइडेड बाय जी प्लस एस। क्लियर हुई ये बात? तो मेरा ये सजेशन है कि आप इसे एक फॉर्मूले की तरह लेकर के मत चलिए, क्योंकि फिजिक्स में कितने फॉर्मूले आप याद रखेंगे। तो इसे मैं नहीं चाह रहा कि आप फॉर्मूले की तरह लेकर के चले, मैं चाह रहा हूं कि बहुत छोटा सा तो स्टेप है ना, ये आप हर बार परफॉर्म करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बनी रहेगी, और अगर सवाल थोड़ा ट्विस्टेड आया तो भी आप आराम से सोच पाएंगे, है ना। चलिए, तो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख रखा है उसे और अच्छा करने के लिए एक सवाल देखते हैं। अ गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम showing a full scale deflection at 50 microampere. What resistance should be added to use it as an ammeter of range 10 milliampere? तो हम लोग क्या समझ पा रहे हैं इस सवाल से? हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि G की वैल्यू कितनी है, 100 ओम है। उसके अलावा फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है कितने पर आ रहा है, 50 माइक्रो एम्पियर पर। इसका मतलब IG की वैल्यू कितनी है, 50 माइक्रो एम्पियर, है ना। अब हमसे बोला गया कि शंट की वैल्यू बताइए सच दैट कि I जो है ना, दैट इज मैक्सिमम करंट जो एमीटर में एंटर कर सकता है वो कितना हो जाए, 10 मिली एम्पियर। क्लियर है ये बात? तो देखिए, अगर डायग्राम के थ्रू देखना चाहें तो I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है 10 मिली एम्पियर, लेकिन करंट गैल्वेनोमीटर में कितना जाना चाहिए, वो जाना चाहिए 50 माइक्रो एम्पियर, है ना। और अपने को G की वैल्यू दे रखी है 100 ओम। तो हम लोग बड़े आराम से यहां पर देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं यहां पर कि IG दिया है, G दिया है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, यहां से अपने को पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा इस पूरे के पूरे सेटअप के अक्रॉस, एमीटर के अक्रॉस। तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 50 इंटू 10 की पावर -6 विच इज 50 माइक्रो एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 100 ओम, जो कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस एक और तरीके से तो आना चाहिए, वाया शंट। तो इसका ये मतलब हो गया कि शंट के थ्रू कितना करंट जाना चाहिए, शंट के थ्रू जाना चाहिए 10 मिली एम्पियर में से कितना घटा दे, 50 माइक्रो एम्पियर, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, शंट के साथ, है ना। यही तो करना चाहिए अपने को। तो ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज को बता रहे हैं, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एमीटर। तो चलिए यहां से देखते हैं क्या आ जाएगा।
50 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 10, 0, 0 और 0, मतलब 10 की पावर 4 है ना. दिस विल बी इक्वल टू 10 मिली एम्पियर माइनस 50 माइक्रो एम्पियर. देखिए 10 मिली एम्पियर के सामने 50 माइक्रो एम्पियर बहुत छोटा है ना. तो ऑलमोस्ट हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं? ऑलमोस्ट हम लोग इसे 10 मिली एम्पियर बोल सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय शंट, है ना. तो यहां से देखिए अपने पास शंट कितना आ जाएगा? शंट यहां से आ जाएगा 1 0 से 1 0 चला गया यहां पर, तो ये आ गया 5 अपॉन 1000 अपॉन 10, लेकिन ये तो मिली एम्पियर है तो 1000 ऊपर भी आ जाएगा. तो ये देखिए ये कितना आ गया? ये आ गया 1/2 ओम. तो बेसिकली शंट की वैल्यू लगभग हम लोगों ने कितनी निकाल ली? शंट की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है 0.5 ओम. तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, है ना. इतने शंट की वैल्यू अगर लगाएंगे तो क्या होगा? तो ऐसा होगा कि जब गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन शो हो रहा होगा, है ना, उस समय हम लोग समझ जाएंगे कि भाई करंट कितना आ रहा है ओवरऑल सर्किट से एमीटर में, 10 मिली एम्पियर. चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं. सवाल है गैल्वेनोमीटर हैविंग 30 डिविजन्स, है ना, हैज अ करंट सेंसिटिविटी ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर पर डिविजन. It has a resistance of 5 ohm. How will you convert it into an ammeter measuring up to 1 ampere? देखिए सबसे पहले हम लोग क्या क्या चीजें यहां पर देख सकते हैं. यहां पर गैल्वेनोमीटर में क्या बता रहा है? 30 डिविजन्स है ना. अब ये जो 30 डिविजन्स है और यहां पर बोल रहा है कि एक डिविजन कितना शो करता है यहां पर करंट को? 20 माइक्रो एम्पियर, है ना. और ये ध्यान दीजिएगा ये बात एमीटर की नहीं बल्कि गैल्वेनोमीटर की हो रही है ना, कि गैल्वेनोमीटर में कितने डिवीजन है? 30 डिवीजन, और एक डिवीजन बताता है 20 माइक्रो एम्पियर को. इसका मतलब कि टोटल, है ना, टोटल 30 डिविजन्स तक कब वो जो नीडल है वो पहुंचता है? कब फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा? जब 30 मल्टीप्लाइड बाय 20 माइक्रो एम्पियर इतना करंट आए. इसका मतलब आईजी की वैल्यू कितनी है? 30 इंटू 20 माइक्रो एम्पियर, है ना. इतना करंट जो है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करवाएगा. अब अपने को एक और चीज दी हुई है कि रेजिस्टेंस जो है वो कितना है? 5 ओम है. तो अपने को IG मिल गया और G मिल गया. अब बोल रहा है कि आप क्या करेंगे ताकि एक एमीटर बन जाए जो कि कितना करंट मेजर कर सके? 1 एम्पियर तक. मतलब कैपिटल I की वैल्यू 1 एम्पियर हो गई. तो अब अपने को, आई होप कि आपको भी जो है वो पूरा का पूरा डायग्राम दिमाग में छप चुका होगा और आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना है? पोटेंशियल ड्रॉप को बराबर करना है. मतलब IG मल्टीप्लाइड बाय G should be equal to I minus IG multiplied by कितने से? उस शंट से जिसे हमें लगाना है. तो यहां से शंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी IG मल्टीप्लाइड बाय G अपॉन I माइनस IG, है ना. तो यहां पर अब वैल्यू पुट कर देते हैं. IG कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 600 माइक्रो एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय G कितना है? 5 ओम. इसको किससे डिवाइड करें? I माइनस IG से. मतलब कि 1 एम्पियर माइनस कितना कर दीजिए? यहां 1 एम्पियर लिख देते हैं माइनस 600 माइक्रो एम्पियर, है ना. अब आपको ये चीज फिर से दिख रही होगी कि अरे 1 एम्पियर के सामने तो 600 माइक्रो एम्पियर कुछ भी नहीं है ना. तो यहां पर शंट की वैल्यू हम लोग क्या बोल देंगे? लगभग शंट की वैल्यू यहां पर ऐसा सिंबल बना देते हैं. तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू किसके हो जाएगा? 600 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 1, है ना. तो ये कितना हो गया? ये हो गया 3000 इंटू 10 की पावर -6 ओम, है ना. तो इसको अगर और सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो शंट कितना आ जा रहा है? लगभग ये आ जा रहा है 3 मिली ओम, है ना. यहां पर ये आ जाएगा 3 मिली ओम. और यही हमारा फाइनल जवाब हो गया, है ना. अगर इतना हम लोग शंट लगा दें तो क्या होगा? तो ऐसा हो जाएगा कि ये जो गैल्वेनोमीटर था वो एक एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा जो कितना करंट ले सकता है? मैक्सिमम 1 एम्पियर. चलिए तो अब आ जाते हैं वोल्टमीटर पर. वोल्टमीटर भी बनता तो गैल्वेनोमीटर से ही है ना. और इससे पहले कि मैं आपको डिटेल में बताऊं कि वोल्टमीटर कैसे बनता है और क्या क्या अंदर होता है, पहले मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं यहां पर कि वोल्टमीटर पहली चीज तो एक ऐसा डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को मेजर करता है. और साथ ही साथ जैसा हम लोगों ने एमीटर में देखा था
कि एमीटर को हम लोग सीरीज में लगा रहे थे ना, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जहां पर भी हमें करंट मेजर करना था तो वहां पर हम लोग एक एमीटर को इंसर्ट कर देते थे। वो अलग बात है कि एमीटर के अंदर हम लोग क्या करते थे, वो अलग बात है ना। हमें पता है कि एमीटर के अंदर हम लोग क्या करते थे, एक्चुअली उसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर होता था जिसके पैरेलल में शंट लगा होता था। वो तो पूरे के पूरे एमीटर के अंदर की बात है। लेकिन अगर एमीटर को देखें तो वो सर्किट में, जैसा कि आप इस सर्किट में देख पा रहे हैं, यहाँ कैपिटल ए से डिनोट किया गया है ना। तो इस सर्किट में मान लीजिए अपने को ए और बी के बीच में करंट मेजर करना था, तो हम लोगों ने यहां पर एमीटर को इंसर्ट करा दिया, मतलब सीरीज में बिल्कुल। लेकिन वोल्ट मीटर में डिफरेंट होता है ना। यहां पर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको सी और डी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आपको यहां पर इसके बीच में नहीं डालना होगा, आपको सी और डी के पैरेलल में यहां पर इस तरीके से वोल्ट मीटर लगाना होगा, है ना। मतलब कि जैसे सी और डी के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वोल्ट मीटर जो है आपको इस तरीके से सेटअप करना होगा, है ना। मतलब कि वो R1 के, जैसे R1 रेजिस्टेंस है ना, इसी के अक्रॉस तो बेसिकली पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, तो इस सर्किट एलिमेंट के पैरेलल में आपको क्या लगाना पड़ जाएगा, वोल्ट मीटर। अब चलिए आकर के देखते हैं कि वोल्ट मीटर के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर को बनाते कैसे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गैल्वेनोमीटर तो है ही है ना, ये पूरा का पूरा जो है ये तो अभी भी गैल्वेनोमीटर है ही। उसके साथ देखिए एक एक्स्ट्रा चीज क्या लग गई, एक सीरीज में यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में क्या लग गया, एक रेजिस्टेंस लग गया, है ना। और ये जो रेजिस्टेंस है ये मैं आपको बता देता हूं पहले ही कि ये R जो है, दिस इज अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, है ना। इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। साथ ही साथ अब ये ओवरऑल क्या बन गया, पूरा का पूरा एक वोल्ट मीटर बन गया। जैसे ही हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में क्या लगा दिया, एक हाई रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये पूरा का पूरा बन जाता है एक वोल्ट मीटर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वोल्ट मीटर को हमें कैसे लगाना होता है सर्किट एलिमेंट के साथ, अपने को लगाना होता है पैरेलल में। जैसे मान लीजिए ए और बी के अक्रॉस अपने को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम लोग पूरे के पूरे वोल्ट मीटर को इस तरीके से पैरेलल में लगाते हैं। क्लियर है ये बात। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस लगाने का पर्पस क्या है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, अब हम लोगों ने हाई रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया। इस तरीके से हाई रेजिस्टेंस लगाने से क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला रास्ता है, करंट के जाने का ऊपर वाला रास्ता है, वो बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस वाला हो जाता है, जिसके कारण कम करंट गैल्वेनोमीटर में जाना चाहता है। और हम लोग भी तो यही चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर से कम करंट जाए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर ज्यादा करंट बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब अगर सर्किट में एंटर कर रहा है आई करंट, लेकिन उसका एक पोर्शन ही क्या कर रहा है गैल्वेनोमीटर में, लेटर से कि एंटर कर रहा है, तो अभी भी क्या होगा, अभी भी सर्किट एलिमेंट से ऑलमोस्ट, मैं कह रहा हूं कि ऑलमोस्ट एग्जैक्टली उतना तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट उतना ही करंट जाएगा सर्किट एलिमेंट से जितना कि पहले जा रहा था, है ना। तो अगर ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो उसमें कोई खास फर्क तो नहीं आएगा। पहले क्या हो रहा था, पहले मान लीजिए कि सर्किट एलिमेंट से जो करंट जा रहा था, है ना, उसको हम लोग सर्किट एलिमेंट के रेजिस्टेंस या जो भी अंदर चीजें हैं उसके हिसाब से हम लोग किरचॉफ लॉ लगा करके क्या करते थे, ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे। लेकिन अब अपने को क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर चाहिए तो हम लोग वोल्ट मीटर लगा रहे हैं। अब वोल्ट मीटर कुछ करंट तो खींच रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट उतना ही करंट सर्किट एलिमेंट से अभी भी फ्लो कर रहा है। और यही चीज मेक श्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर को बहुत हाई रखते हैं, है ना। और बेस्ट तो ये रहेगा कि आर जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। इवन आइडियल वोल्ट मीटर के केस में आर शुड टेंड टू इनफाइनाइट, ऐसा होता है इन केस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। तो खैर हम लोग देखते हैं कि यहां पर क्या क्या चीजें हासिल कर सकते हैं। एक चीज तो ये है कि IG मल्टीप्लाइड बाय G प्लस आर, ये अपने को क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, है ना। और साथ ही साथ इसकी वैल्यू और कैसे निकल सकती थी, इसकी वैल्यू और निकल सकती थी अगर मैं I माइनस IG को देखूं, है ना। यहां से जो I माइनस IG जा रहा है, अगर सर्किट एलिमेंट सिर्फ एक रेजिस्टेंस होता तो I माइनस IG इंटू आर कर देते। लेकिन खैर जरूरी नहीं है कि ए और बी के बीच में सिर्फ एक रेजिस्टेंस हो सकता है और भी कुछ चीजें हो। तो हम लोग को VAB कैसे मिलेगा, IG मल्टीप्लाइड बाय G प्लस आर करने पर। अब अगेन इस बार जो यहाँ पर स्केल का जो कैलिब्रेशन होता है वो डायरेक्टली इस तरीके से होता है कि जितना एंगल यहाँ पर ये डिफ्लेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से हमें ये समझ में आ जाता है कि IG कितना होगा, है ना। और अपने को ये भी दिख रहा है कि जितना ज्यादा IG होगा इतना ही ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से यहाँ पर रीडिंग को लगा देते हैं
सच दैट कि वो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ही डायरेक्टली दे दे। सारी कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं पहले ही, सच दैट कि यहां पर जो डिफ्लेक्शन है वो अपने को डायरेक्टली क्या दे दे, आईजी नहीं दे, सिंपली क्या दे दे, आईजी वगैरह को कैलकुलेट करके क्या दे दे, VAB दे दे। So this is how we convert a galvanometer into a voltmeter। और अगेन आपको दिख रहा है सच कोई फॉर्मूला तो नहीं है, बिल्कुल लॉजिक से आपको चलना है और आपका जवाब आ जाएगा। तो चलिए, जिन दो बातों का मैं जिक्र कर रहा था वो अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप नोट कर सकें। पहला पॉइंट है, वोल्ट मीटर शुड हैव अ लार्ज इनफ रेजिस्टेंस दैट कनेक्टिंग इट इन अ सर्किट डज नॉट चेंज द अदर करंट्स एप्रिशिएबली, है ना। और मैंने ये भी कहा था कि आइडियल वोल्ट मीटर अगर सोचें तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट, ताकि जो एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट है उसमें करंट में जो फ्लो हो रहा था उसके थ्रू, उसमें कोई भी चेंज ना आए। पर खैर वो तो संभव नहीं होता है। इसी के लिए हम लोग और भी डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पोटेंशियोमीटर, वो आएगा नेक्स्ट लेक्चर में जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग ये समझेंगे कि वोल्ट मीटर का जो आइडियल केस है, जो हम लोग उससे बनाना चाह रहे थे, वो काम एक्चुअली पोटेंशियोमीटर कर देता है। पर खैर अभी तो वोल्ट मीटर पे ध्यान देते हैं। अगला पॉइंट है, द डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू आईजी। अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिफ्लेक्शन तो आईजी के कारण हो रहा है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली जो है ये भी देख पा रहे हैं कि आईजी जो किसके हिसाब से चेंज होता है, वी के हिसाब से, है ना। मतलब कि यहां पर आईजी जो है वो डिपेंड करता है वी पर। और हमें ये भी समझ में आ रहा है कि स्केल को हम लोग इस तरीके से ग्रेजुएट कर देते हैं सच दैट कि हम लोग डायरेक्टली उस स्केल पे क्या रीड कर सके, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है ये बात? चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohm showing a full scale deflection at 50 microampere. What resistance should be added to use it as a voltmeter of range 50 volt? तो अपने को क्या क्या चीजें दे रखी है, अपने को दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 100 ओम दिया हुआ है ये। उसके अलावा और क्या दिया है, ये दिया है कि गैल्वेनोमीटर में जब 50 माइक्रो एम्पियर करंट जाता है तब वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है। मतलब आईजी की वैल्यू कितनी है, 50 माइक्रो एम्पियर। और क्या बोल रहा है, अपने को जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वो कितना चाहिए, वो चाहिए 50 वोल्ट का। तो उसके लिए बोला जा रहा है कि भाई रेजिस्टेंस जो लगाना है सीरीज में, है ना, गैल्वेनोमीटर के साथ, आखिर वो कितना होना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए फिर से मैं वो डायग्राम आपके सामने ले आया हूं। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या कि IG मल्टीप्लाइड बाय G प्लस R, है ना। IG क्या है, वो मैक्सिमम करंट है जो गैल्वेनोमीटर में जा सकती है। तो जब मैक्सिमम करंट जा रही है गैल्वेनोमीटर में तो वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा, और उस समय AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो दिस शुड बी इक्वल टू कैपिटल V। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, आइए देखते हैं, 50 माइक्रो एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 100 ओम प्लस R, दिस शुड बी इक्वल टू 50 वोल्ट, है ना। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, 50 से 50 चला गया तो 100 प्लस R शुड बी इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 10 की पावर 6 ओम। अब देखिए 10 की पावर 6 ओम है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 100 जैसी छोटी सी वैल्यू है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि R जो है ना, वो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6 ओम माइनस 100 ओम, है ना। तो ये लगभग कितना हो गया, ये 10 की पावर 6 ओम ही तो आ जाएगा। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, R शुड बी इक्वल टू 10 की पावर 6 ओम। तो इस वैल्यू को देख करके आपको आइडिया लग रहा होगा कि क्यों मैंने कहा था कि जो वोल्टमीटर है ना, उसमें जो हम लोग ये रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज में, उसको क्या होना पड़ेगा, बहुत बहुत ज्यादा। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, द स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिवाइडेड इनटू 150 इक्वल डिविजन्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द गैल्वेनोमीटर हैज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर एंड द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 डिविजन्स पर मिली वोल्ट। हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ 1 वोल्ट पर डिविजन। देखिए इसमें बहुत हाई लेवल की बातें बोली गई है ना, जो कि अभी आपको डरा रही होंगी, जैसे कि करंट सेंसिटिविटी हो गया, है ना, वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गया, ये सारी चीजें आपको डरा रही होंगी। लेकिन जैसे ही आप इसके यूनिट देखेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि डरने वाली कोई भी बात नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले ये देखिए कि गैल्वेनोमीटर में कितने डिविजन्स है, 150 डिविजन्स है। और ये जो डिविजन्स दिखा रहे हैं वो एक साइड के बारे में बता रहे हैं ना, मतलब कि रीडिंग जो है वो एक साइड और ऑपोजिट साइड दोनों साइड आती है ना। यहाँ पर जैसे पॉइंटर मान लीजिए बीच में रहता है
तो अब डिपेंडिंग अपॉन की करंट की डायरेक्शन कैसी है उसके हिसाब से या तो वो राइट में डिफ्लेक्ट करता है या तो वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करता है। तो ये किसी एक साइड में बता रहा है कि कितने डिविजन्स होते हैं, 150, है ना। तो 150 इक्वल डिविजन्स है। अब ये बोल रहा है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ना उसकी करंट सेंसिटिविटी क्या है, 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर। मतलब कि 10 डिवीजन कितने करंट को शो कर रहे हैं, 10 डिवीजन शो कर रहे हैं 1 मिली एम्पियर को। और टोटल कितने डिवीजन है इसके पास, 150 डिवीजन है। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर मैं बात करूं किसकी, गैल्वेनोमीटर की, है ना, अगर मैं गैल्वेनोमीटर की बात करूं तो उसमें मैक्सिमम करंट कितना आ सकता है आईजी, वो हो जाएगा, आप सोचिए 15 मिली एम्पियर, क्योंकि 1 मिली एम्पियर आ रहा है, 10 डिविजन शो हो रहा है। तो इसका मतलब 150 डिविजन है तो वो कितने को शो कर रहे होंगे, 15 मिली एम्पियर को। यूनिटरी मेथड लगा दिया मैंने, समझ पा रहे हैं बात। 10 डिविजन्स 1 मिली एम्पियर, तो 150 डिविजन्स कितने हो जाएंगे, 1/10 इंटू 150 मिली एम्पियर, मतलब कि ये आ गया कितना, 15 मिली एम्पियर। इसी तरीके से आप देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी दी हुई है ना। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ, सिंपली हम लोग देख पा रहे हैं 2 डिविजन्स करस्पॉन्ड टू 1 मिली वोल्ट, मतलब 1 मिली वोल्ट, है ना। अगर 1 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब उसके लिए 2 डिविजन्स का डिफ्लेक्शन है, तो टोटल 150 डिविजन्स है। तो फिर से यूनिटरी मेथड लगा देते हैं, 2 डिविजन्स करस्पॉन्ड कर रहे हैं 1 मिली वोल्ट को, तो टोटल कितने डिविजन्स है, 150 डिविजन्स है। तो वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, 1 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 150, मतलब 75 मिली वोल्ट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर वो मैक्सिमम कितना आ सकता है, 75 मिली वोल्ट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है एक वोल्ट मीटर में, है ना, वोल्ट मीटर में, जिसमें कि एक डिवीजन कितने पोटेंशियल डिफरेंस को बताए, 1 वोल्ट को। अब अगेन देखिए कितने यहां पर डिवीजन है, 150 डिवीजन है। तो अगर 1 वोल्ट 1 डिवीजन है ना, तो 150 डिवीजन इसका मतलब कितने के पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा है, ऑब्वियस है 150 डिवीजन बता रहा है 150 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को। क्लियर हुई ये बात। तो आइए हम लोग वोल्ट मीटर के डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर जब सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूं किसकी, जब मैं बात कर रहा हूं यहां पर गैल्वेनोमीटर की, है ना। तो अगर सिर्फ गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमने क्या क्या निकाल रखा था, हमने निकाल रखा था कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ रहा है, वो आ रहा था, हमने देखा था 75 मिली वोल्ट का, है ना। ये था पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस अगर इतना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब 75 मिली वोल्ट इज इक्वल टू IG इंटू जी, है ना, करंट इंटू इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है। इसके अलावा हमने और क्या देखा था, करंट सेंसिटिविटी कितना था, 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर, जिसके हिसाब से हमने क्या निकाल लिया था, हमने ये निकाल लिया था कि टोटल मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है इस गैल्वेनोमीटर के क्रॉस। तो मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता था 15 मिली एम्पियर। तो ये बेसिकली क्या है, ये IG है। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि अपने को G तो मिल गया, G कितना हो जाएगा 75 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय 15 मिली एम्पियर, जो कि कितना आ जाएगा 5 ओम, है ना। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें समझ में आ गया कि वो कितना है, 5 ओम है। अब हमें सोचना है कि भाई R की वैल्यू कितनी रखनी होगी ताकि वो क्या बन जाए, एक वोल्ट मीटर बन जाए, सच दैट कि ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस शो कर सके, मैक्सिमम ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो शो कर सके वो है 150, दैट इज 150 वोल्ट का। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहां पर V बराबर 150 वोल्ट कब आएगा, जब इस गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट आए, है ना, और इस मैक्सिमम करंट के थ्रू हम लोग देख पा रहे हैं कि कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए, 150 वोल्ट का। तो 150 वोल्ट शुड बी इक्वल टू क्या लिख दें, IG मल्टीप्लाइड बाय G प्लस R, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस जब एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो क्या होगा, यही IG करंट जो है वो G से तो फ्लो करेगा ही, R से भी फिर फ्लो करेगा, और इन दोनों के कारण मिला करके पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 150 वोल्ट का। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि 150 इज इक्वल टू IG जो है ना, IG हमने देख रखा था कि IG कितना आ रहा था,
IG था 15 मिली एम्पियर, है ना, 15 मिली एम्पियर। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? 5 प्लस R से। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, ये हो गया 10 और मिली एम्पियर है तो यहां पर आ जाएगा 1000 से और मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब कि ये हो गया 10,000 इज इक्वल टू 5 प्लस R। क्लियर है ये बात? तो यहां से देखिए R कितना आ जाएगा, 10,000 में से 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9995 ओम। तो बेसिकली अपने को क्या समझ में आया कि 9995 ओम का रेजिस्टेंस अगर हम लोग लगाएंगे इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में तो क्या बन जाएगा, हमारे लिए जो डिजायर्ड वोल्ट मीटर है वो बन जाएगा। चलिए तो आज के लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल है, अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, पहले तो लिख लेते हैं G की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 ओम दी हुई है, गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इज पास्ड थ्रू इट। इसका मतलब IG कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1 मिली एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस व्हिच कैन कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, है ना, मतलब कि बेसिकली अपने को शंट निकालना है ना, such that giving a full scale deflection for a current of 10 ampere। इसका मतलब जो करंट मैक्सिमम इस एमीटर से गुजरना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 10 एम्पियर। क्लियर है ये बात? तो चलिए रिवाइज करते हैं थोड़ा एमीटर को। तो ये रहा अपना पुराना एमीटर, है ना। अपने को ये समझ में आ रहा है कि IG मल्टीप्लाइड बाय G शुड बी इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। तो इसी का चलिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 100 ओम शुड बी इक्वल टू 10 एम्पियर माइनस 1 मिली एम्पियर, और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, शंट के साथ, है ना। तो अगेन आपको दिख रहा है कि 10 एम्पियर के सामने 1 मिली एम्पियर तो बहुत छोटा है, तो हम लोग यहाँ पर शंट को ऑलमोस्ट कितना कह सकते हैं, 1 मिली एम्पियर इंटू 100 ओम, है ना, अपॉन 10 एम्पियर। तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 0000, तो ये हो गया 0.01 ओम। तो हमारे शंट की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट कितनी आ गई, 0.01 ओम। तो इस छोटे से रेजिस्टेंस को अगर हम लोग लगा देंगे गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, एक एमीटर बन जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। बहुत ही प्यारा सा लेक्चर था, छोटा सा था और आसान सा था, और इसके ऊपर सवाल जो आते हैं वो बहुत ही सिंपल आते हैं। आपने देख भी रखा है कि कैसे कैसे सवाल इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, इजी लगा होगा, और इसके असाइनमेंट जितना जल्दी हो सके निपटा लीजिएगा ताकि ये टॉपिक आपका बिल्कुल पक्का हो जाए। ऑल राइट बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।